नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारी IPS AFO के लिए और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज चल रही है, आज उसका हमारा पार्ट 7 है। 6 अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, आज हमारा पार्ट 7 है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेली सुबह 9 बजे आपको इम्पोर्टेंट MCQ की आपको वीडियो मिलने वाली है। पूरी साल भर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता IPS, जब तक आपको डेली सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, याद रखना आपको 9 बजे आपको इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम आप सभी को पता है गाजर घास है। तो पार्थेनियम जो वीड है उसको हम बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाई, इसका हम बायोलॉजिकली कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पार्थेनियम इज कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों, पार्थेनियम इज गाजर घास। पार्थेनियम का मतलब क्या है? गाजर घास। तो इस गाजर घास को कंट्रोल करने के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए एक मैक्सिकन बीटल, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए एक मैक्सिकन बीटल का यूज किया जाता है, जिसका नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा। क्या नाम है दोस्तों इसका? जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा। एक मैक्सिकन बीटल है, याद रखना क्या है? मैक्सिकन बीटल। तो मैक्सिकन बीटल है, इसको याद रखना आप। इस बीटल से कंट्रोल किया जाता है जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एनिमल मिल्क हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फैट? किस जंतु के में, किस एनिमल के मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा होती है? तो आपको बताना है बफेलो, सीप, गोट और काऊ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फैट कंटेंट होता है वो किस में होता है? बफेलो के मिल्क में होता है, लगभग 7.5% तक लगभग। ठीक है, सीप में लगभग 5, गोट में लगभग 3.5 होता है। आ रहा समझ में? तो सबसे ज़्यादा जो मिल्क जो होता है, फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है? बफेलो के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप। भेड़ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब गर्भ अवस्था काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों, 148 दिन का। कितने दिन का होता है? 148 दिन का होता है। याद रखना आपको, 148 दिन का होता है। किसका? शीप का। और जो गोट होती है उसका लगभग कितना होता है? 150 दिन होता है। काऊ जो होती है उसका 282 दिन होता है ना। और जो बफेलो होती है लगभग 316 दिन होता है। तो हमको याद रखना है सीप का कितना होता है? 148 होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट? सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, यूपी। कहाँ पर? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आउटर लेयर ऑफ द हेन्स एग सेल। जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा, जो आउटर लेयर जिसको हम सेल कहते हैं, मुर्गी का जो अंडा होता है उसकी जो आउटर लेयर है उसको हम सेल कहते हैं। वो किसकी बनी होती है? जनरली किसकी बनी होती है? तो आंसर है कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आफ्टर द टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज। भारत सरकार MSP, अभी 9 तारीख को भारत सरकार ने MSP 9 जून को 2020-21 के लिए क्या जारी किया दोस्तों? अभी खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। तो कौन सी बॉडी के रिकमेंडेशन पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है? तो आपको बताना है। सभी आपको वैसे आंसर पता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जो बॉडी होती है, इसके रिकमेंडेशन पर ये रिकमेंड करती है CACP। ठीक है, इसके रिकमेंडेशन पर ये रिकमेंड किसको करती है? ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, उसको रिकमेंड करती है। फिर भारत सरकार अनाउंस करती है। अनाउंस कौन करता है? आपको याद रखना, MSP अनाउंस कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का भारत सरकार करती है। उसको रिकमेंड कौन करता है? उसको कौन करता है? CACP करती है। तो भारत सरकार ने अभी 9 जून को MSP डिक्लेयर की है। तो आप देख लीजिए, डिफरेंट क्रॉप्स की MSP है ना, 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए MSP जारी की है अभी खरीफ क्रॉप्स के लिए। ठीक है ना। तो ऐसे पैडी का MSP पहले 2020-21 में था 1868, उसको बढ़ा के कर दिया 1940, मतलब 72 रुपये बढ़ाया गया है। ये IPS AFO एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना % इंक्रीज किया है? ठीक है, आपको याद रखना है कितने रुपए बढ़ाए, कितना % इंक्रीज किया है। पैडी ग्रेड A ये कितना 1960 किया है। ठीक है ना।
लगभग 72 रुपये इंक्रीज किए हैं। ज्वार हाइब्रिड में पहले 2620 था, अब बढ़ा के 2738 कर दिया गया है, मतलब 118 की वृद्धि कर दी है। ज्वार जो मीडियम है ना, मलंडी ज्वार है, 118 की वृद्धि 2758 कर दिया। बाजरा 2250 कर दिया, 2150 था, लगभग 100 रुपये बढ़ा दी है। रगी के अंदर पहले 3295 था, अब 3377 कर दिया है, तो कितना बढ़ा दिया, 82 रुपये बढ़ा दिया। मक्का के अंदर कितने, 20 रुपये, ओनली मक्का में सिर्फ 20 रुपये बढ़ाए, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना सभी की जो एमएसपी आपको सभी की याद रखना, आईपीएस ईएफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। अभ्यास एग्री एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उससे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया है अभ्यास एग्री एकेडमी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है, विच एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ द ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत के अंदर वह कौन सी एजेंसी है जो अनाज का भंडारण करती है, प्रोक्योरमेंट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, स्टोरेज करती है? तो दोस्तों कौन सी है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, तो आंसर है अनाज का प्रोक्योरमेंट करती है। किसका, तो आंसर है जो हमारे फूड ग्रेन्स होता है उनका प्रोक्योरमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, उन सभी का काम किसका है, एफसीआई का काम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रूव द फेयर एंड रूमिनेटिव प्राइस एफआरपी फॉर शुगर कैन। शुगर कैन के लिए दोस्तों एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती, याद रखना, शुगर कैन के लिए एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती है। शुगर कैन के लिए एमएसपी की जगह क्या डिक्लेयर होता है, शुगर कैन का एमएसपी को बोला जाता है आप एफआरपी, समझना, शुगर कैन के एमएसपी को क्या बोलते हैं हम, एफआरपी कहते हैं। ये भी सीएसीपी डिक्लेयर करता है, ये भी कौन डिक्लेयर करता है, सीएसीपी है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। अब ये क्या होता है, यहाँ पर भारत सरकार नहीं खरीदती, यहाँ पर जो शुगर मिल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो एमएसपी तो क्या होती है, भारत सरकार डिक्लेयर करती है कि हम इस पर खरीदेंगे ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम खरीदेंगे, लेकिन एफआरपी जो प्राइस होती है सीपी डिक्लेयर करता है सीएसीपी शुगर मिल्स के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, शुगर मिल्स की, कि शुगर मिल्स जो हैं शुगर फार्मर से इस प्राइस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शुगर कैन के लिए जो एमएसपी होता है उसको क्या बोला जाता है, एफआरपी बोला जाता है। आपको याद रखना, ये भी कौन डिक्लेयर करता है, तो सीएसीपी डिक्लेयर करता है ये शुगर मिल्स के लिए, कि भाई इससे कम प्राइस पर आप जो किसान है उनसे शुगर, मतलब जो शुगर कैन है उसको नहीं खरीद सकते आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पूसा हाइब्रिड 4 इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी एक वेराइटी है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, बहुत फेमस वेराइटी है। तो आंसर है टमाटर की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, आईआरआई के द्वारा डेवलप की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्का कीर्तिमान एंड अर्का लालिमा इज द इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, किसकी एक न्यू वेराइटी है, तो आंसर है ओनियन की। किसकी नई वेराइटी है, ओनियन की नई वेराइटी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ सिल्वीकल्चर। दोस्तों सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है पेड़ लगाना। कहने का मतलब क्या लगाना, पेड़ लगाना, ठीक है, क्या लगाना, पेड़ लगाना, ठीक है ना, क्या लगाना, पेड़ लगाना। कहने का मतलब फॉरेस्ट क्या करना, फॉरेस्ट लगाना। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, सी, पेड़ लगाना। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है फॉरेस्ट डेवलपमेंट, पेड़ लगाना खाली जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, एट विच द अमोंग द फॉलोइंग प्लेसेज लोकेटेड द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम, इसका हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों, इसका हेड ऑफिस है ओकिनावा जापान में। कहाँ पर है, ओकिनावा जापान में इसका हेड ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्स इज कोलैबोरेटिव फूड इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड। ये जो इम्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 2008 में क्या हुआ था, थोड़ा क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय। तो जो G20 देश हैं, G20 20 देशों का एक समूह है उनके द्वारा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, G20 जो देश होते हैं उनके द्वारा इस एम्स को स्टार्ट किया गया था। अगर आपको याद रखना है कि भाई G20 में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप ये देखिए G20 में इतने सारे देश आते हैं, 20 देश आते हैं। अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर यूरोप के सभी देश जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब,
साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो टोटल कितने देश आते हैं? 20 देश आते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 हुई थी, है ना। किसकी स्थापना? G20 देशों की स्थापना जो हुई थी। इस क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ द जीरो पेस्टिसाइड, करेक्ट आंसर है। द यूज ऑफ द जीरो टिलेज, करेक्ट आंसर। द यूज ऑफ जीरो फर्टिलाइजर, तो मतलब मैनेजमेंट फॉर ऑल द अबाउ जुडिशरी, मतलब आपको कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करना है, जीरो टिलेज का यूज करना है, कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना है, और हम सभी जितने भी हमारे पास मेथड होते हैं सभी मेथड का यूज करके पेस्ट को कंट्रोल करना है। उसी को क्या बोलते हैं? हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एसेप्सिस इज, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके पास जो मटेरियल है, जो भी आपके पास पदार्थ है, मटेरियल है, उसमें से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हटाना, फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर पैथोजन, मैं आपसे कहूँ पैथोजन को हटाना, ठीक है ना। जो पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है उनको रिमूव करना, मतलब उनको क्लीन करना। तो क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो भी आपके पास मटेरियल होता है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन को रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं? हम एसेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द मोस्ट सीरियस सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन, मोस्ट सीरियस सकिंग पेस्ट कौन सा है? कपास का सबसे खतरनाक सकिंग पेस्ट कौन सा है? जैसिड है। जैसिड को क्या बोलते हैं हम? लीफ ऊपर, कॉटन लीफ ऊपर, या फिर इसको कहें हम जैसिड। सबसे खतरनाक पेस्ट यही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस स्टाइल इज रिकमेंडेड फॉर द हिली एरिया। ग्रीन हाउस, अलग अलग टाइप के ग्रीन हाउस होते हैं, तो हिली रीजन के लिए कौन सा ग्रीन हाउस रिकमेंड किया जाता है? इवन स्पेन टाइप, अनइवन स्पेन टाइप, लीन टू टाइप और रिज्ड एंड फरो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हिली रीजन के लिए कौन सा रिकमेंड किया जाता है? अनइवन स्पेन टाइप किया जाता है, जो कि इस तरह से वो दिखता है हमको, इस तरह से आप देखें डायग्राम, अनइवन स्पेन टाइप दिखता है जो हिली रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लोन। लोन के लिए, जो आपका लोन होता है उसके लिए, इरिगेशन के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा होता है? तो आंसर दोस्तों स्प्रिंकलर। करेक्ट आंसर क्या होता है? स्प्रिंकलर मेथड जो होता है लोन्स के लिए क्या होता है? इरिगेशन के लिए सुटेबल मेथड होता है। इस प्रकार से आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम है, तो ये लोन है, लोन में इस प्रकार से स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं 19 को। अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी सेव्ड बाय द अडॉप्टिंग द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड से कितने प्रतिशत तक हम पानी की बचत कर लेते हैं? तो दोस्तों लगभग 50% तक, याद रखना, हम 50 से 60%, किसी किसी बुक में आपको ये 50 से 70% तक। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, 40 से लेकर 50% तक हम पानी की बचत कर लेते हैं एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन। जो सरफेस इरिगेशन मेथड होते हैं, सरफेस इरिगेशन मेथड की तुलना में हम लगभग 40 से लेकर 50% तक क्या कर लेते हैं? पानी की बचत कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द अंडुलेटेड लैंड। अंडुलेटेड लैंड जो होती है ना, अंडुलेटेड टोपोग्राफी, या पूछा जाए आपसे ऊंची उबड़ खाबड़ जमीन के लिए ना, उबड़ खाबड़ जमीन के लिए कौन सा इरिगेशन सुटेबल होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसके लिए करेक्ट आंसर होता है दोस्तों स्प्रिंकलर इरिगेशन। अंडुलेटेड लैंड के लिए हमेशा कौन सा आंसर आता है कि हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या करते हैं? इरिगेशन किया जाता है। सबसे सुटेबल मेथड यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, द डायमीटर ऑफ द मेन पाइपलाइन ऑफ द ड्रिप इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो मेन पाइपलाइन होती है दोस्तों, इसका डायमीटर होता है 3.5 से लेके 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेन पाइपलाइन का जो डायमीटर होता है 3.5 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट ऑन द सोइल इज मेजर प्रॉब्लम। क्या होता है कि किस टाइप की सोइल पे ऊपर जो क्रस्ट बन जाता है? तो आंसर वर्टी सोइल। किसमें? वर्टी सोइल के अंदर क्या होते हैं? क्रस्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पोम इज ए फ्रूट टाइप। तो एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है दोस्तों पोम होता है, याद रखना। वाटरमेलन का पेपो होता है। ठीक है, पोमोग्रेनेट का ब्लास्टूला क्या होता है? ब्लास्टूला होता है। और मैंगो का क्या होता है? ड्रूप होता है। मैंगो का क्या होता है? ड्रूप होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 लेपा लो एनर्जी प्रिसिशन एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन। लेपा क्या है? तो देखो लेपा एक नया इरिगेशन का मेथड है। लो एनर्जी प्रिसिशन एप्लीकेशन जनरली ये स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ये किस तरह से दिखता है? देखो आपने स्प्रिंकलर देखा है, ये जस्ट उसका उल्टा रहता है। हम जनरली जो स्प्रिंकलर यूज करते हैं उसमें पानी ऊपर जाता है। हम जनरली हमारी कंट्री के अंदर स्प्रिंकलर पानी से ऊपर चलता है यहाँ से ऐसे, लेकिन इसमें क्या होता है पानी यहाँ से नीचे आता है डायरेक्ट। कुंड के अंदर जो होती है इरिगेशन नीचे आता है, ठीक है। तो ये लेपा क्या है? इरिगेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस प्राइमरी टिलेज। निम्न में से कौन सा प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों प्लोइंग जो होता है क्या इंटरकल्टिवेशन है, अर्थिंग है? नहीं है। तो प्लोइंग जो होता है वो क्या है? तो प्राइमरी टिलेज का है। प्राइमरी टिलेज मतलब हकाई जुताई करना। तो किसका आंसर क्या होगा इसका? प्लोइंग करना। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द शीप। शीप के बारे में सही आंसर क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट नंबर ऑफ शीप। गलत है, राजस्थान है। इसमें आप सभी को पता है कि भाई राजस्थान में शीप ज़्यादा है। द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड इज लोई, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये लार्जेस्ट होती है। फिर तीसरा हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोडक्शन ब्रीड इज मेरिनो, ये सही आंसर है। सबसे ज़्यादा विश्व में 80% जो ऊन का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? मेरिनो के द्वारा होता है। द लॉन्गेस्ट वूल फाइबर प्रोवाइडिंग ब्रीड लेसेस्टर, ठीक है, ये इंग्लैंड स्पेन की है क्या? तो आंसर है गलत है, ये इंग्लैंड की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? सी है। करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 निकोटियाना ब्रूची। निकोटियाना ब्रूची एक इंसेक्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है। इस इंसेक्ट के द्वारा हम किस वीड का बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं? इस बायोलॉजिकली कंट्रोल मेजर द फॉलोइंग। तो ये आंसर है आइकोर्निया क्रेसिपस, ठीक है, जो जलकुंभी होती है ना, जलकुंभी। तो जलकुंभी में याद रखना, जलकुंभी वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया क्रेसिपस, उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है निकोटियाना ब्रूची के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपोजिट गोज टू विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, आप जानते हो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अगर कोई सेल है जिसमें 40 क्रोमोसोम है तो होमोलोगस क्रोमोसोम 20, ठीक है, मतलब पेयर जो होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम किस स्टेज में अपोजिट पोल पर जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन की किस स्टेज में अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में, याद रखना हमेशा, होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस दोस्तों किस स्टेज में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 S G2 और किस में होता है? तो आंसर एस फेज। आपको पता होगा सभी को कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ी होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस कब होता है? एस फेज में होता है, याद रखना आपको, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, आईपीएम का हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप डेली करेक्ट 9 बजे जुड़े रहे हमसे। डेली आपको करेक्ट 9 बजे आपको डेली 30 क्वेश्चन की एमसीक्यू की डेली मिलने वाली है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेक्शन हो, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराना, ठीक है, जो कि एग्जाम हो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए होते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और साथ में आपसे ये कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। यहाँ भी आपको रात में 9 बजे डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।